हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक या लास्ट टॉपिक बजट चैप्टर का जो रहता है वो है हमारा बजट डेफिसिट। तो बजट डेफिसिट क्या होता है? देखो, बजट हमने देखा था एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू को शो करता है। वो हमारी कंट्री में एक्सपेंडिचर कम ज़्यादा, मतलब एक्सपेंडिचर अगर हमारा रिवेन्यू से ज़्यादा है, अगर हमारा खर्चा ज्यादा है रिवेन्यू से, मतलब खर्चा ज्यादा करना पड़ रहा है हमारी गवर्नमेंट को और कमा उतना नहीं रही, तो वो कंडीशन होती है डेफिसिट की। लेकिन अगर कमा ज्यादा रही है, मतलब रिवेन्यू ज्यादा है, डेफिसिट खर्चा कम है, एक्सपेंडिचर कम है, तो वो होता है सरप्लस। सरप्लस तो अच्छी चीज है। तो बात करेंगे अब हम किस चीज की, हमारे लिए बजट डेफिसिट की, जो हमारी मेन प्रॉब्लम है। तो बजट डेफिसिट मतलब कि टोटल एक्सपेंडिचर हमारा ज्यादा है किससे? टोटल रिवेन्यू से। वो हमारा क्या हुआ? वो हमारा हुआ बजट डेफिसिट। क्या? व्हेन एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन द रिसीट्स। और कौन सा? टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रिसीट से ज्यादा है। और बजट डेफिसिट बेसिकली हमारा तीन हम टाइप्स में डिवाइड करते हैं स्टडी करने के लिए। एक हमारा होता है रिवेन्यू डेफिसिट, दूसरा हमारा क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट, और तीसरा होता है हमारा प्राइमरी डेफिसिट। तो रिवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? देखो, बजट डेफिसिट हमने पढ़ा एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है टोटल रिसीट से। तो रिवेन्यू रिसीट्स क्या होगा? सॉरी, रिवेन्यू डेफिसिट क्या होगा? ऑब्वियस ही बात है, जब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा रिवेन्यू रिसीट्स से। हम इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसीट्स को छोड़ देते हैं, सिर्फ और सिर्फ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू रिसीट्स की बात करते हैं। तो क्या सिचुएशन होगी जब हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा रिवेन्यू रिसीट से? तो ये हमारी कौन सी कंडीशन हुई? ये हमारी होगी रिवेन्यू डेफिसिट की। ठीक है, अब हम इसकी करेंगे इम्प्लीकेशंस, मतलब कि इसका क्या रिजल्ट होता है जब हमारा कंट्री के अंदर रिवेन्यू डेफिसिट होता है, तो उसका क्या रिजल्ट होता है, क्या करना, क्या होता है फिर आगे उसकी वजह से। ठीक है, तो हम वो करने वाले हैं। तो इम्प्लीकेशन, सबसे पहली चीज देखो, हमने पढ़ा कि खर्चा ज्यादा है रिसीट्स कम है, हमको आना है बैलेंस पे। तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको अपने एक्सपेंडिचर्स को क्या है? कम करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। ठीक है ना, एक्सपेंडिचर हमको अपने कम करने पड़ेंगे। तो एक्सपेंडिचर कम करने पड़ेंगे, मतलब सरकार को अपना खर्चा कम करना है। तो सरकार अगर अपना खर्चा कम करेगी तो वो जो हमारे लिए पैसा लगा रही है वेलफेयर के कामों में, रोड बनाना, ये करना, वो, तो वो खर्चा गवर्नमेंट क्या करेगी? कम करेगी। गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट हैव टू कट एक्सपेंडिचर ऑन द वेलफेयर प्रोग्राम्स। कि गवर्नमेंट को जितने भी वो खर्चे कर रही है वेलफेयर प्रोग्राम पे, वो सब कम करने पड़ेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है, अब देखो, गवर्नमेंट अगर बिल्कुल ही हमारे लिए, भाई चलो गवर्नमेंट कहे रिवेन्यू डेफिसिट हो गया, हम खर्चा नहीं करने वाले भाई अब, ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट डे टू डे खर्चे ही बंद कर दे, तो क्या अगले साल उसी सरकार को कोई वोट देगा? नहीं देगा। कहेंगे भाई इसने तो किया ही क्या है हमारे लिए। तो गवर्नमेंट पूरी तरह से अपने खर्चे भी बंद नहीं कर सकती, उसको एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, अगले साल वोट भी लेनी है भाई। ठीक है, तो फिर एक्सपेंडिचर को कंटिन्यू कर, हाँ थोड़ा बहुत एक्सपेंडिचर कट करेगी, लेकिन फिर भी एक्सपेंडिचर को कंटिन्यू करने के लिए गवर्नमेंट को बोरोइंग्स लेनी पड़ेगी, गवर्नमेंट को उधार लेना पड़ेगा बाहर के कंट्रीज से, आरबीआई से, या हमारे खुद के सिटीजन से। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? उधार लेगी। क्या है? गवर्नमेंट रेज फंड्स थ्रू, गवर्नमेंट कंपेल्ड टू गवर्नमेंट रेज फंड थ्रू बोरोइंग्स। हमारी गवर्नमेंट क्या करेगी? बोरोइंग्स के थ्रू, मतलब कि उधार करने के थ्रू हमारी गवर्नमेंट क्या करेगी? फंड्स लाएगी। थर्ड, उसके पास क्या ऑप्शन बचेगा कि बोरोइंग्स, अब कोई उधार भी नहीं दे रहा, ठीक है, खर्चा ऐसा नहीं है पूरी तरह कम कर दे, अगली बार भाई सरकार नहीं आएगी, तो थर्ड ऑप्शन गवर्नमेंट के पास बचता है डिसइन्वेस्टमेंट। अपनी कुछ सेक्टर्स को बेच देना, अपनी कुछ इंडस्ट्री, अपनी कुछ कंपनीज को प्राइवेट के हाथों बेच देना। पूरी भी बेच सकती है, कुछ परसेंटेज भी सेल कर सकती है। जैसे अभी इंडियन ऑयल का 52% के आसपास का जो शेयर है वो गवर्नमेंट जो है प्राइवेट को सेल कर दिया, तो वो है डिसइन्वेस्टमेंट। तो गवर्नमेंट क्या करती है? कुछ अपनी कंपनीज के कुछ शेयर्स वगैरह या कुछ पार्ट उसका वो है प्राइवेट सेक्टर को दे देती है। तो ये हमारा होता है रिवेन्यू डेफिसिट और उसकी इम्प्लीकेशंस। नेक्स्ट हमारा आता है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है हमारा? फिस्कल डेफिसिट होता है एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रेवेन्यू अदर देन बोरोइंग्स। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा एक तरह से फिस्कल डेफिसिट होता है बोरोइंग्स के इक्वल। किसके? बोरोइंग्स, उधार की। तो फिस्कल डेफिसिट हमारा क्या हुआ? उधार के इक्वल हुआ। मतलब फिस्कल डेफिसिट क्या हुआ? जितनी हमारे देश की गवर्नमेंट ने जितनी बोरोइंग्स कर रखी है, बोरोइंग्स कहीं से भी हो सकती हैं, हमारे लोगों से भी, हमारे देश के लोगों से भी, आरबीआई से भी, या बाहर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी जितनी बोरोइंग्स कर रखी हैं, वो सब किस में आएंगी? हमारी
फिस्कल डेफिसिट के अंदर। अब हम फिस्कल डेफिसिट की इम्प्लीकेशंस करेंगे कि फिस्कल डेफिसिट होते हैं तो उसकी वजह से क्या रिजल्ट निकल के आता है, क्या इफेक्ट पड़ता है हमारी कंट्री के ऊपर। तो फर्स्ट हमारा आता है इन्फ्लेशन स्पाइरल, कि हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन स्पाइरल मतलब कि महंगाई बढ़ने लग जाती है। क्या महंगाई बहुत तेजी से बढ़ती है, क्यों होता है ऐसा? देखो फिस्कल डेफिसिट, मैंने इसको आप सिंपली बोरोइंग्स लो, कि अगर हमारे देश में उधार बोरोइंग्स बढ़ रही है, मतलब हम बोरो नहीं कर रहे, हमारे देश की सरकार बोरो कर रही है, तो हमारी क्या है, गवर्नमेंट बोरो कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी बहुत ज्यादा बोरोइंग्स कर रही है। तब वो बोरोइंग्स कर रही है तो वो खर्चा ऑब्वियसली बात है किस पे लगाने वाली है, लोगों पे। तो लोगों के लिए लोगों पे वो खर्चा होने वाला है, तो उसकी वजह से मनी सप्लाई, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, लोगों के हाथ में मनी सप्लाई हमारी कंट्री में बढ़ेगी। या तो गवर्नमेंट डायरेक्ट खर्चा करेगी या लोगों में सब्सिडी थ्रू, मतलब गवर्नमेंट के पास जो भी बोरोइंग्स आएगी, जो गवर्नमेंट जो उधार ले रही है, उनको ऑब्वियसली बात है लोगों पे ही लगाने वाली है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वगैरह पे, ठीक है। तो क्या होगा, मनी सप्लाई कंट्री के अंदर बढ़ेगी। जब कंट्री के अंदर हमारे मनी सप्लाई बढ़ेगी, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, तो लोगों की डिमांड बढ़ेगी, जिसकी वजह से हमारी डिमांड जब बढ़ेगी, तो डिमांड के बढ़ने से हमको सबको पता है प्राइस हमारे क्या होते हैं, हाई हो जाते हैं। तो लेकिन हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो हम प्राइस नहीं, हम जनरल प्राइस की बात कर रहे हैं। तो हमारी क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है मनी सप्लाई बढ़ने की वजह से, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में जनरल प्राइस बढ़ने लगते हैं, ठीक है। तो ये सिचुएशन होती है हमारा इन्फ्लेशन स्पाइरल। नेक्स्ट अगर हम बात करें वो होती है नेशनल डेट, कि हमारे ऊपर क्या है, देश के ऊपर हमारे कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, नेशनल डेट, हम फंसते जा रहे हैं, दबते जा रहे हैं किसके अंदर, डेट के अंदर, कर्जे के अंदर, ठीक है, क्योंकि ये बोरोइंग्स की इक्वल है, तो जितनी ज्यादा बोरोइंग्स उतने ज्यादा हम कर्जे में दबते जा रहे हैं। तो फिस्कल डेफिसिट की वजह से हमारे देश की जीडीपी ग्रोथ को बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि हम जितनी ज्यादा बोरोइंग्स करेंगे हमारे लिए वो अच्छा नहीं होने वाला। तो हमारी क्या होती है, जीडीपी ग्रोथ बहुत कम हो जाती है, और हमारी नेशनल इनकम का बहुत लार्ज चंक ऑफ पार्ट, बहुत बड़ा पार्ट हमें सारा के सारा उन लोन की इंटरेस्ट की पेमेंट में चुकाना पड़ता है। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम इंटरेस्ट के लिए लोन, मतलब कि हम नेशनल इनकम का बहुत सारा पार्ट इंटरेस्ट में चुका देते हैं, लोन की इंटरेस्ट में। फिर अभी अगर हमसे लोन की इंटरेस्ट ना बनी, फिर हम इंटरेस्ट को पे करने के लिए और लोन लेते हैं। तो ऐसे ऐसे करके हम नेशनल डेट के अंदर फंसते चले जाते हैं। हमने एक उधार ली, उसके इंटरेस्ट को पे करने के लिए हमने एक और उधार ली, फिर उसके इंटरेस्ट को पे करने के लिए हमने और उधार ली। तो ये हमारी कंट्री में हम नेशनल डेट के अंदर फंसते हुए चले जाते हैं। तो ये हमारी सेकेंड इम्प्लीकेशन। थर्ड, विशियस सर्कल ऑफ हाई फिस्कल डेफिसिट एंड लो जीडीपी ग्रोथ। ये क्या है, जैसे हमने वेज प्राइस स्पाइरल करा था कि वेज की वजह से प्राइस बढ़ रहे हैं और प्राइस की वजह से वेज बढ़ रही है। यहाँ हमारा क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट के बढ़ने की वजह से जीडीपी ग्रोथ कम हो रही है, और जीडीपी ग्रोथ कम होने की वजह से फिस्कल डेफिसिट हमारे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये सर्कल जो है हमेशा चलता ही रहता है। कैसे, क्या है, हमारा फिस्कल डेफिसिट हाई है तो लो जीडीपी ग्रोथ होगी, लो जीडीपी ग्रोथ है तो फिर से फिस्कल डेफिसिट हाई होगा और फिर से हमारी जीडीपी ग्रोथ लो होगी, और ये सर्कल हमारा यूं ही कंटिन्यू चलता रहेगा। फिर अगर हम बात करें क्राउडिंग आउट इफेक्ट, ये क्या होता है, बेसिकली इसमें होता है, हम बात करें गवर्नमेंट जो है बोरोइंग्स कर रही है, फिस्कल डेफिसिट क्या है, बोरोइंग्स। तो गवर्नमेंट ने अगर बोरोइंग्स करी, ठीक है, गवर्नमेंट ने बोरोइंग्स करी, तो जब गवर्नमेंट हमारी बोरोइंग्स करती जा रही है, बोरोइंग्स या तो पब्लिक से ले रही है या आरबीआई से या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, ठीक है, तो जब सारा ही पैसा आरबीआई से गवर्नमेंट ने ले लिया, सारा ही पैसा कमर्शियल बैंक्स का गवर्नमेंट के पास चला गया, तो हम जैसे लोगों के लिए लोन लेने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं। तो मतलब कि सारा ही पैसा जब बोरोइंग्स पे बहुत अनलिमिटेड अमाउंट में पैसा जब बोरोइंग्स पे गवर्नमेंट ने ले लिया, बोरोइंग्स गवर्नमेंट ने कर ली, तो प्राइवेट सेक्टर के लिए पैसा बचा ही नहीं, प्राइवेट सेक्टर के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा नहीं बचा, और इसी को हम क्राउडिंग आउट इफेक्ट बोलते हैं। क्योंकि मेन हमारे सेक्टर में सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ही होती है, वही है जो प्रॉफिट भी कमाती है, और ग्रोथ हमारी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से ही बढ़ती है, क्योंकि गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट तो ज्यादा से ज्यादा वेलफेयर फोकस्ड होती है। हमारी ग्रोथ कहाँ से होती है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से। तो जब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे पास पैसा नहीं बचा, तो हमारी जीडीपी ग्रोथ बहुत सेटबैक लगने वाला है, उसको बहुत कम होने वाली है। तो ये होता है हमारा क्राउडिंग आउट, की गवर्नमेंट ने बोरोइंग्स कर ली और प्राइवेट के लिए कुछ बचा नहीं, तो प्राइवेट सेक्टर जब इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहा, तो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट हमारी इकोनॉमी में बहुत ही कम होने वाली है। नेक्स्ट हमारा होता है इरोजन ऑफ गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी, मतलब कि गवर्नमेंट की,
जैसे देखो, हमको अपनी देश की सरकार पे विश्वास है, ठीक है, हम अपने बैंक में पैसे रख रहे हैं, हमको पता है कि अगर बैंक में बाई चांस चोरी हो गई, कुछ हो गया, तो हमें गवर्नमेंट पैसा देगी, हमको ट्रस्ट है गवर्नमेंट पे। अब देखो, गवर्नमेंट कर्ज में दबती जा रही है, गवर्नमेंट क्या है, कर्ज में दबती जा रही है, तो क्या गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज पे, गवर्नमेंट के बैंक्स पे किसी को विश्वास रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि उनको पता है गवर्नमेंट पहले ही कर्ज में दबी हुई है, गलती से हमारा पैसा भी अगर दब गया तो हमें पैसा वापस नहीं मिलने वाला। तो गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी, गवर्नमेंट के ऊपर विश्वास जो है लोगों का, वो खत्म होने लगता है, डोमेस्टिक इकोनॉमी में भी, यानी हमारी खुद की इकोनॉमी में भी, और इंटरनेशनल यानी कि बाहर की इकोनॉमी में भी खत्म होने वाला होता है। मतलब कि क्रेडिबिलिटी, गवर्नमेंट की विश्वसनीयता बहुत खतरे में बढ़ जाती है, वो खत्म होने लगती है। तो जो बाहर के इंटरनेशनल मनी मार्केट के लोग हैं, जो हमारे देश में एफडीआई कर रहे हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनका ट्रस्ट हमारी गवर्नमेंट से पूरी तरह से हट जाता है, उनकी क्रेडिबिलिटी कम हो जाती है, और फिर हमारे देश में वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत कम करते हैं, और जिसकी वजह से हमारी इन्वेस्टमेंट हमारी इकोनॉमी में कम होती है। तो यही है हाई फिस्कल डेफिसिट इरोड या इरोज भी ठीक है, क्रेडिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट इन द डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मनी मार्केट, कि जितनी ज्यादा फिस्कल डेफिसिट होगा, हमारी गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी उतनी ही कम होती जाएगी। और क्रेडिबिलिटी अगर गवर्नमेंट की लो हुई, इफ क्रेडिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट इज लोवर्ड, ग्लोबल इन्वेस्टर स्टार्ट्स विड्रॉइंग इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द डोमेस्टिक इकोनॉमी। तो हमारी इकोनॉमी में जितनी भी एफडीआई कर रखी है बाहर के लोगों में, वो अपनी इन्वेस्टमेंट को बाहर वापस निकालने लगेंगे, और फ्यूचर में भी वो इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाले, ठीक है। तो ये हमारी इंप्लीकेशंस हुई किसकी, फिस्कल डेफिसिट की। नेक्स्ट हम आते हैं हमारे प्राइमरी डेफिसिट पे। प्राइमरी डेफिसिट हमारा क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। देखो, फिस्कल डेफिसिट के अंदर बोरोइंग्स प्लस इंटरेस्ट दोनों थे, लेकिन प्राइमरी डेफिसिट के अंदर बोरोइंग्स एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, बोरोइंग्स होती हैं लेकिन इंटरेस्ट नहीं होता, वो हमारा क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट होता है। अगर हम इसकी इम्प्लीकेशंस की बात करें, तो हमारी इसकी इम्प्लीकेशंस सेम होंगी किसकी तरह, फिस्कल डेफिसिट की तरह, ठीक है। तो हमारी इम्प्लीकेशंस इसकी क्या होने वाली है, सेम होने वाली है, जस्ट एज फिस्कल डेफिसिट। बस ये है कि इसमें नेशनल डेट नहीं होगा, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है तो ये वाला कंसेप्ट खत्म हो जाएगा कि इंटरेस्ट को पे करने के लिए हमें फिर लोन लेना पड़ रहा है, फिर इंटरेस्ट, फिर लोन। तो ये नेशनल डेट वाला पॉइंट के अलावा सारी की सारी इम्प्लीकेशंस हमारी प्राइमरी डेफिसिट की भी हो जाएंगी। तो ये था हमारा आज का कंसेप्ट बजट डेफिसिट। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो कोई डाउट भी नहीं होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और थैंक यू सो मच। और आप कमेंट सेक्शन में अपने वैल्यूएबल फीडबैक जरूर प्रोवाइड करें। थैंक यू, बाय।